नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका स्वागत है। और समानता के मूल अधिकार को आज हम पुनः कंटिन्यूस कर रहे हैं। और आज समानता के अधिकार के तहत हमारा ये जो कुल 5 अनुच्छेद थे अपने 14, 15, 16, 17, 18, आज हमारा अंतिम लेक्चर होगा। आज के बाद हम अगला जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो बाद में शुरू करेंगे। तो अंतिम लेक्चर है और आज का जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18। तो समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 से 18 जो हैं, उसमें लास्ट अपना लेक्चर है ये। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अगर देखें तो मोटे तौर पर 1-2 सवाल बनते हैं, वो बिल्कुल सरसरी तरह से बनते हैं, सरसरी नज़र से ही बनते हैं। कोई बहुत डेप्थ में या गहराई में सवाल बनने के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल है अपने आप में, इसमें सब क्लॉजेज जो हैं वो 4 हैं, तो हो सकता है कोई अंदर से सवाल बने। तो उस पूरी परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 18 का शीर्षक क्या है, इसका मूल नाम क्या है। इसका मूल नाम है, जो टाइटल है इसका वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात संविधान के आर्टिकल 18 में, जो कि समानता के अधिकार के तहत अंतिम अनुच्छेद है, में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का समापन कर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें याद रखना है कि उपाधियां प्रदान करना, उपाधियां ग्रहण करना, ये जो परंपराएं हैं ये औपनिवेशिक भारत की परंपराएं हैं। और औपनिवेशिक भारत में ये चला आ रहा था कि समाज के विशिष्ट जो लोग हैं उनको शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, राजा महाराजाओं की तरफ से या ब्रिटिश शासन की तरफ से विभिन्न तरह की उपाधियां, सम्मान, पुरस्कार, ये हम कह सकते हैं कि एक उनको सम्मानित करने का एक नज़रिया था, ढंग था, जिससे कि वो समाज में अपने आप की विशिष्ट पहचान बना सकें। कुछ उपाधियों का अगर मैं जिक्र करूँ आपके सामने, तो आपने सुना होगा नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा राय बहादुर, राज बहादुर, महाराज, महाराजाधिराज, इस तरह की जो उपाधियाँ थी वो प्रदान की जाती थी। समानता स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के आर्टिकल 18 ने क्या कर दिया, उपाधियों का अंत करने की घोषणा कर दी। उपाधियों का अंत किस तरह से होगा वो हम इस आर्टिकल के क्लॉज जो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, उनको पढ़ेंगे तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से संविधान ने अनुच्छेद 18 का प्रयोग करते हुए इनका समूल नाश कर दिया है, उपाधियों का अंत कर दिया है। अब व्यक्ति और व्यक्ति बराबर हैं। अब कोई भी समाज में विशेषाधिकार या विशेष सम्मान प्राप्त वर्ग नहीं बचा है, बल्कि सभी व्यक्ति होने के नाते समान हैं। तो आर्टिकल 18 का जो क्लोज फर्स्ट है वो उसको हम देखते हैं। 18 फर्स्ट, आर्टिकल 18 का क्लोज फर्स्ट है वो ये कहता है कि राज्य, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, राज्य, सेना व शिक्षा, 2 चीज़ें इसमें मेंशन है। शिक्षा को हम कह सकते हैं अकादमिक या अकादमी। राज्य सेना व शिक्षा को छोड़कर, यानी सेना व शिक्षा जैसे विषयों को छोड़कर और किसी भी क्षेत्र में, यानी इनके अलावा, सेना में उपाधि देने के अलावा और शिक्षा में उपाधि देने के अलावा और किसी भी विषय में या अन्य विषयों में अन्य किसी भी तरह की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना व शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा, नहीं प्रदान करेगा। ये है आर्टिकल 18 का क्लोज फर्स्ट, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान कर सकता है। इन दोनों को छोड़कर और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें उपाधि दे सकता हो राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, सरकार केवल कैसी उपाधियां देगी, सेना से जुड़ी हुई, सेना में जैसे पद हैं विभिन्न तरह के, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर इन चीफ, ये सैन्य उपाधियां हैं। शिक्षा में जैसे मान लो कोई आदमी डॉक्टरेट है, एमफिल है, तो डॉक्टरेट या
एमफिल प्राप्त करता है या अन्य तरह की कोई उपाधि हो सकती है जो शिक्षा में दी जाती है, तो इनको छोड़कर राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये 18 के क्लोज 1 का फर्स्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अगर हम बात कर लें क्लोज 2 की, 18 का जो क्लोज 2 है, कुल इसमें 4 क्लोज हैं, तो दूसरा जो क्लोज है वो है भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से देखो भारत सरकार तो दे नहीं रही उपाधि, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यहां पे हमें ध्यान देना है, क्लोज 2 की जो भाषा है उसको देखना है भारत का नागरिक, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक के लिए बाउंड है कि वो भारत का नागरिक है, तो किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण ही नहीं करेगा। अगर किसी दूसरे राज्य ने भारत के नागरिक के लिए कोई उपाधि, कोई सम्मान, कोई मेडल प्रदान किया है तो वो ग्रहण ही नहीं करेगा। ये है इसके आर्टिकल 18 के क्लोज 2 का प्रावधान। तीसरा जो प्रावधान है वो अपने आप में विशिष्ट है, 18(3). यह कहता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है, भारत में निवास कर रहा है और वो भारत सरकार के यहाँ पे यानी भारत राज्य के अंतर्गत कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए है, लाभ का पद प्राप्त किए हुए है, तो वो व्यक्ति भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, कोई सम्मान ग्रहण नहीं करेगा। कोई विदेशी भी जो लाभ का पद प्राप्त कर रहा हो, यानी भारत में नौकरी कर रहा हो या और कोई ऐसा लाभ का पद हो जिस पे कार्य कर रहा हो, लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही ऐसा पद ग्रहण करेगा या पश्चात ही ऐसा सम्मान प्राप्त करेगा। ये अपने आप में थोड़ा सा विशिष्ट किस्म का प्रावधान है, इसको हमें देखना है। देखो एक तो ये लिखा है कोई विदेशी भी जो भारत में रह रहा हो। देखो विदेशी कोई पर्यटक के रूप में आया हुआ है, वो कोई विदेशी नहीं है। ऐसा विदेशी जो भारत सरकार के यहाँ पे लाभ का पद प्राप्त किए हुए हो, भारत सरकार के यहाँ पे नौकरी कर रहा हो। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ पे नागरिकता के हैं जिसमें नेपाली मूल के व्यक्ति, भूटान के कुछ व्यक्ति, तिब्बती मूल के कुछ लोग जो व्यक्ति हैं जो भारत में शरण प्राप्त किए हुए हैं, उनको राजकीय सेवाओं में मौका या अवसर दिया गया है। विशेष रूप से सैन्य सेवाओं में इनको विशेष रूप से अवसर दिया गया है। तो ऐसा कोई विदेशी भी जो भारत सरकार के यहाँ पे या भारत के राज्य में लाभ का कोई पद ग्रहण किए हुए हो, भले वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो, और वो व्यक्ति अगर उसको कोई सम्मान लेना है किसी विदेशी राज्य से, दूसरे राज्य से, पड़ोसी राज्य से, यानी भारत के अलावा किसी और राज्य से जिसको सम्मान मिल रहा हो, उपाधि मिल रही हो, तो वो ऐसा सम्मान, ऐसा उपाधि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही प्राप्त करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। दूसरा, चौथा जो प्रावधान इसमें करा गया है, इसमें देखो यहाँ पे कोई विदेशी भी व्यक्ति दिया हुआ है कि ये जो उपबंध है 18 का क्लोज 3 है वो केवल विदेशी व्यक्तियों के लिए लागू हो रहा है। 18 का क्लोज 4 है वो इससे बिल्कुल मिलता हुआ है, वो है कोई भी व्यक्ति, यानी इसमें नागरिक भी हो गए और विदेशी भी हो गए। कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई पद बोल सकता हूं मैं इसको, पुरस्कार भी बोल सकता हूं, कोई पद, पुरस्कार, उपलब्धि, प्रशस्ति, कुछ भी बोल सकता हूं, उपलब्धि, प्रशस्ति या उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही ग्रहण करेगा,
ग्रहण करेगा। ये प्रावधान है, ये संविधान के 4 प्रावधान हैं। मोटे तौर पर आर्टिकल 18 में 4 बातों का जिक्र किया गया है, जो मैंने आपके सामने जो श्यामपट्ट है उस पर मेंशन कर दिया है। अब हम बात करेंगे इस प्रावधान और उससे जुड़े हुए कुछ विवादों की। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ मैं आपके सामने, अनुच्छेद जो 18 है, 18 जो अनुच्छेद है इसकी प्रकृति क्या है, किस टाइप का अनुच्छेद है ये, या किस टाइप की लैंग्वेज है इसकी, किस किस को यह प्रभावित करता है। तो मैं इनको मिटा दूँ, अगर आपने इसको नोटबुक में नोट कर लिया हो तो, सबको, चारों को। और मैं आपको इस आर्टिकल के साथ जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं और जो सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं यहाँ से, या विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी यहाँ से गहराई में जो सवाल बनते हैं उनको मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। तो पहला इसमें हम देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है इसकी प्रकृति है वो कैसी है, नेचर कैसा है। तो अगर मैं इसमें पहली बात ये लिख दूँ इस आर्टिकल की प्रकृति के बारे में, मैं पहली बात ये कह दूँ आपको कि इस आर्टिकल में, या ये आर्टिकल है, ये मूलतः है, ये आर्टिकल मूलतः है निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। मैं लिख रहा हूं, पहला इसका लक्षण हो गया, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। इसको आपको समझना थोड़ा सा। देखो, निर्देश और आदेश शब्द में थोड़ा सा आपने को अंतर करना है। निर्देश से बना है निर्देशात्मक और आदेश से बना है आदेशात्मक। देखो, आदेश की जो भाषा है उसमें दंड का प्रावधान साथ ही निहित है। भाई आपको आदेश दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करने हैं, अदरवाइज ये वगैरह इस एक्ट में या इस कानून में, इस नियम के तहत आपको ये हो सकता है। तो आदेश क्या है, अपने आप में कठोर है। निर्देश सामान्यतः वहाँ प्रदान किए जाते हैं जहाँ पे कानून उपस्थित नहीं है किसी विशेष मामलों में। जैसे मान लीजिए हर चीज़ और हर एक्टिविटी और हर परिवेश के लिए कानून उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, निर्देश जारी किए जाते हैं। तो निर्देश अपेक्षाकृत क्या होते हैं, स्वभाव से थोड़े से सरल होते हैं, नर्म विनम्र होते हैं। आदेश अपने आप में कठोर होता है। तो ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है, तो आपके मन में ज़रूर ऐसा सवाल पैदा हुआ होगा कि ऐसा क्यों है कि ये निर्देशात्मक है और आदेशात्मक नहीं है। ये ऐसा इसलिए है, और वो मैं आपको पहले वाले ई व्याख्यान में बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 35 जो है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 35 जो कि मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद 35 की जो लैंग्वेज है मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि कोई भी ऐसा मूल अधिकार जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो, लागू नहीं हो रहा हो, उसको लागू करने के लिए संसद विधियां बनाएगी। संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। पहले वाले अगर हम व्याख्यान की बात कर लें तो मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में पढ़ाया है आर्टिकल 17, और उसमें हमने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत। तो मैंने ये बताया था कि अस्पृश्यता का अंत संविधान में लिखने से नहीं हुआ है, बल्कि अस्पृश्यता के अंत के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। 1955 में एक्ट पास हुआ है, 76 में अमेंड हुआ है, 89 में SC/ST एक्ट आया है, तो वो अपने आप में लागू नहीं हुआ। तो ठीक वैसे ही ये क्या है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 को लागू करने के लिए क्या चाहिए अपने को, अनुच्छेद 18 को लागू करने के लिए कुछ संसदीय विधियां चाहिए, और वो विधियां अनुच्छेद 35 के तहत बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद को। राज्य विधानसभाओं के पास ये शक्ति नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए संसद ने ऐसी कोई विधि पारित नहीं करी जो अनुच्छेद 18 के तहत जो उपाधियों का अंत है उसके समापन के लिए, या उपाधियों के ग्रहण करने या लेने पर कोई दंड की व्यवस्था करती हो, या उपाधि शब्द को परिभाषित करती हो, कहीं भी ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई है। यानी अपने आप में ये ठीक वैसा ही आर्टिकल है, इसको लागू करने के लिए कोई अन्यत्र विधि उपलब्ध नहीं है। संसद ने आर्टिकल 35 का प्रयोग करके कोई विधि नहीं बनाई है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केवल निर्देश दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है। क्लियर है, मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल है अपने आप में, ये निर्देशात्मक क्यों है, आदेशात्मक क्यों नहीं है। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात देखो, अपने को देखना है इसकी, इस पूरे आर्टिकल में जो उपाधि शब्द काम में लिया गया ना, उपाधि, ये अपरिभाषित है। इसकी परिभाषा कहीं भी न तो इस आर्टिकल में दर्ज है, और न ही इस आर्टिकल को फॉलो करवाने के लिए कोई ऐसा कानून बना है जिसमें दर्ज हो सकती है। तो उपाधि शब्द है ना, वो अपने आप में दर्ज नहीं है। लेकिन कोर्ट के जो विभिन्न फैसले हैं उसमें फिर से उपाधि की जो परिभाषा है, उपाधि का जो अर्थ है वो उन उपाधियों से है जो औपनिवेशिक भारत में प्रचलित थी, जो मैंने अभी बताया आपको, राजा, महाराज, राय बहादुर, नाइटहुड वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उपाधियाँ थी, ये हैं। तो इसमें एक उपाधि जो शब्द है वो मेंशन नहीं है। आज तक इस आर्टिकल को लागू करने के लिए कोई विधि नहीं बनी है। तो ये इसका
मैं कह सकता हूँ इस आर्टिकल की प्रकृति है। अब मैं बात कर लूँ इससे जुड़े हुए कुछ विवादों की। ज़्यादा विवाद नहीं है, एक आधा विवाद बता देता हूँ मैं आपको। विवाद 1, देखो जब ये आर्टिकल लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ साथ ही, तो एक विवाद ये खड़ा हुआ कि 1954 से जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं या जिसको हम पद्म पुरस्कार बोलते हैं, उसके तहत भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये 3-4 तरह के जो पुरस्कार थे ये 1954 से शुरू हुए थे। आपको पता है 1954 से भारत सरकार ने इनको शुरू किया था। तो इनके शुरू करता ही एक लंबी बहस चल गई थी कि क्या ये जो पुरस्कार हैं ये अपने आप में उपाधियों के समान हैं और ये समाज में एक विशिष्ट वर्ग को तैयार कर रहे हैं, यानी समानता का जो अधिकार है उसको वायलेंट कर रहे हैं, अनुच्छेद 18 को वायलेंट कर रहे हैं। तो एक विवाद चला। विवाद चलने के पश्चात क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए स्टे कर दिया। एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई वास्तव में ये अपने आप में ये उपाधियां हैं, ये क्या समानता के इस मूल अधिकार की मूल भावना को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो क्या हुआ, 1954 में ये विवाद शुरू हुए पुरस्कार, और उसके थोड़े से दिनों बाद में विवाद शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि भाई नहीं, एक बार हम सोचते हैं, देखते हैं, इनको आप रोको एक बार। तो स्टे कर दिया, पुरस्कार काफ़ी दिनों तक नहीं दिए गए थे। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे हटा लिया और पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार ये मिलने पुनः शुरू हो गए। लेकिन 1954 से मिलते मिलते 1977 तक जब भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ, इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया। 77 में बंद कर दिया गया। इसके केवल 3 साल बाद ही 1980 में कांग्रेस की पुनः सरकार बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो ये पुरस्कार पुनः चालू हो गए। इस बार क्या हुआ, इन पुरस्कारों का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया गया और सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी मामले पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे मामलों को कंसोलिडेट किया, उनको एक जगह किया, और एक जगह करने के बाद इन सब को एक साथ सुना और एक महत्वपूर्ण फैसला मैं बता दूंगा आपको, 1996 का बालाजी राघवन मामला। ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आर्टिकल 18 से जुड़ा हुआ। बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार, बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 18 की जो दिशा है और दशा है उसको निर्धारित किया, उसको डिटरमाइन किया, और अनुच्छेद 18 को अपने इस फैसले से मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से इसको वैध साबित किया। तो 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार के मामले में जो फैसला आता है वो क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहली बात, कोर्ट के फैसले की पहली बात तो यह है, इस मामले में कोर्ट ने यह डिटरमाइन किया कि पुरस्कार और उपाधि में फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड रिवार्ड्स। पहली जो फैसले की जो पहली प्रमुख बात है वो ये है कि आप पहले तो क्या करोगे, पहले तो आप ये अंतर करोगे, पुरस्कार अलग कंसेप्ट है और उपाधि है वो अलग कंसेप्ट है। और पुरस्कार को और उपाधि को ठीक उसी सेंस में परिभाषित किया जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि उपाधियां हैं वो औपनिवेशिक हैं और पुरस्कार हैं वो विशेष कार्यों के लिए सम्मानित करने का या सम्मान प्रदान करने का एक ढंग है। एक तो उन्होंने ये तय कर दिया कि पुरस्कार और उपाधि में फर्क होता है। पुरस्कार की और उपाधि की परिभाषा इस फैसले में करने का प्रयास किया गया और इस फैसले में ये साबित कर दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री हैं वो उपाधियां नहीं हैं बल्कि क्या हैं, पुरस्कार हैं। अतः जब ये पुरस्कार हैं तो इसके तहत मिलने वाले ये सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री हैं, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में उपाधियां नहीं हैं। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जो पहले आया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिले हैं, किसी व्यक्ति को ये भारत रत्न, पद्म श्री ये पुरस्कार मिले हैं, उस व्यक्ति ने अपने नाम के पहले या बाद में अपने नाम के साथ उसको इस्तेमाल किया तो कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि पुरस्कार छीनने की कार्रवाई हो सकती है।
अगर व्यक्ति को प्राप्त पुरस्कार हैं और उसने उसको अपने नाम में इस्तेमाल किया, अपनी पॉपुलरिटी के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या हो सकता है कि वो वापस भी छीने जा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 18 और 18 की भाषा और 18 से जुड़ा हुआ मामला। तो इसमें देखो एक डेप्थ में जो सवाल बन सकता है वो बन सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, और नंबर 2, ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक है। फिर इससे जुड़ा हुआ मामला है, उसमें जो लैंडमार्क डिसीजन आया था वो बालाजी रागन मामले में आया था 1996 में, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। इस तरह से गहराई में सवाल बनने के चांसेस रहेंगे। मोटे तौर पर सवाल जब ऊपर से बनेगा तो यही बनेगा कि कौन से अनुच्छेद के माध्यम से भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपने ठीक से लेक्चर को समझा होगा। धन्यवाद।